आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 17 वायु पढ़ेंगे। आपने आप अपने अपने आसपास पेड़ों को, वृक्ष के पत्तों को हिलते देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में पतंग कैसे उड़ता है? गर्मी के मौसम में दोपहर में धूल, कागज आदि उड़ते नजर आते हैं। क्या बता सकते हैं ये सब किसके कारण होता है? ये सही वायु के बहने कारण होता है। हमने कभी एक गौर से नहीं सोचा होगा कि लोग यदि सोचेंगे तो पता चलेगा कि अचानक पत्ते क्यों हिलने लगते हैं। अचानक आपको ठंड महसूस क्यों होती है? अचानक आकाश में पतंग कैसे उड़ता है? और गर्मी के मौसम में दोपहर में धूल क्यों उड़ता है? कागज क्यों उड़ता है? कभी कभी हम जहाज बनाते हैं तो क्यों उड़ता है? तो तो ये सब किस कारण से होता है? तो ये सही वायु के बहने के कारण होता है। क्या आपने कभी मेले में फिरकी घिरनी खरीदी है? फिरकी के भिन्न भिन्न दिशा में रखने पर क्या होता है? क्या फिरकी को कौन घुमाता है? क्या इससे वायु नहीं घुमा रही है? इसे वायु नहीं घुमा रही है। देखिए, फिरकी को जब हम लोग खरीदते हैं तो फिरकी को जब हम अलग अलग दिशा में रखेंगे तो जिस दिशा में यदि हवा रहेगी उस दिशा में हम फिरकी को रखेंगे तो हवा की मदद से वो घूम जाएगी। लेकिन यदि उसके उल्टे डायरेक्शन में होगे तो वो खिड़की उल्टा घूमने लगेगी। यदि हम और डायरेक्शन चेंज कर दिए तो कभी कभी यह भी होती है कि फिरकी नहीं घूरती है। तो इससे कहना है कि फिरकी को घुमाने के लिए कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है। जो चीज़ की आवश्यकता उसे हम क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने नाक के बाएं छिद्र पर फिर दाएं छिद्र पर दोनों छिद्र बंद कीजिए। इस स्थिति में उत्पन्न कठिनाइयों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इस प्रकार नाक और मुंह बंद करके अपनी कठिनाइयों को लिखिए। नाक बंद करने पर शरीर के अंदर वायु का प्रवेश रुक गया, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। श्वसन के लिए वायु की आवश्यकता। अब कैसे आप पता करेंगे कि श्वसन के लिए वायु बहुत ही आवश्यक है? तो श्वसन के लिए वायु आवश्यक है, इसका पता करने के लिए जब हम लोग नाक और मुंह दाबते हैं और अचानक हम लोग नाक मुंह दाब लिए, अचानक नाक मुंह जब दाब देते हैं तो क्या होता है? अचानक हम लोग को बहुत तेजी से हफनी आने लगता है। बहुत तेजी से हम लोग को मतलब हफनी आने लगता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। सांस लेने में समस्या होती है। हफनी इसके सेंस कह सकते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और सांस लेने में प्रॉब्लम होने के बाद क्या होती है कि हमें लगता है कि कब हम नाक और मुंह खोल दें, और उसके बाद हम लोग नाक मुंह खोल देते हैं तो हमें आराम महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि नाक मुंह खोल कर हम लोग क्या ले रहे हैं? तो हम लोग श्वास ले रहे हैं। श्वास के रूप में क्या ले रहे हैं? वायु ले रहे हैं। हर जगह वायु है। हर जगह वायु है। आप कैसे पता करेंगे कि हर जगह वायु है? इसे कैसे जानेंगे? आप एक बोतल लें, उसे खोल कर देखें उसके अंदर क्या है। क्या बोतल के अंदर वायु है? आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा इसे देखते हैं। तो एक बोतल को खोल कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें वायु है कि नहीं। तभी तो नहीं पता चलेगा, उसके बाद देखिए आप। कांच की एक खाली बोतल लीजिए तथा क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? कांच का खाली बोतल लेते हैं तो पता या कि इसमें कुछ है। अब बोतल के खुले मुंह को पानी से उभरी हुई बाल्टी के में चित्र 17.2 के अनुसार डुबोएं। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी के बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या आप पानी की बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप यह देखते हैं कि बोतल से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? जब बोतल को हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से खाली बोतल क्या होता है? उससे कोई पानी बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब हम बोतल को तिरछा कर उसमें कोई हवा पता नहीं चलता। लेकिन जब उसमें तिरछा कर देते हैं तो क्या होता है? पानी का बुलबुला निकलने लगता है। बुलबुला कहने का मतलब हुआ कि पानी से वो कांच के गिलास से, खाली गिलास से वो हवा बाहर निकलने लगता है और हवा की मदद से पानी भी ऊपर उठने लगता है। जिससे क्या होता है? इससे हमें पता चलता है कि जो खाली गिलास था उसमें वायु उपस्थित था। आपने सही बताया कि यह वायु है कि जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से खाली नहीं थी। वास्तव में उसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल
उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता क्योंकि वायु को निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आ जाती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग भी पानी से भर जाते हैं। अब यही अब सोचिए कि जब पानी को, अब बोतल को सीधे डुबा दीजिएगा गिलास में, पानी में बोतल को सीधे पानी में डुबा दीजिएगा, तो मतलब उल्टा करके, सीधे उल्टा करके डुबा दीजिएगा तो उसमें पानी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि पहले से किसी भी चीज़ में आप किसी चीज़ को समन रखना चाहें तो उसमें क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसमें पहले से कुछ रखा हुआ है। तो उसमें पहले से यदि कुछ रखा हुआ है इसके, तो और जब तिरछा करते हैं, हल्का से तिरछा करते हैं तो बुलबुला के रूप में बाहर निकलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वायु है जो कि बुलबुला के रूप में बाहर निकल रही है। यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। इससे हमें क्या पता चला कि जो बोतल का खाली स्थान था वो को किसने अपनाया हुआ था? वो अपनाया हुआ था वायु। इससे हम कह सकते हैं कि वायु है जो कि स्थान घेरती है। यह बोतल के अंदर पूरे स्थान में भर जाती है। वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है। हम आप इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। वायु के आर पर हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसे पारदर्शी कहते हैं। हमारी पृथ्वी वायु की परत से घिरी है, हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी वायु की परत से, हमारी पृथ्वी जो है वायु की क्या चीज है? परत से घिरी हुई है। अब पृथ्वी से बहुत ऊंचे तक क्या है? वायुमंडल है। वायु पृथ्वी के बहुत कई ऊपर कई लेयर है, हवा के कई सतह है, और इसे हम क्या कहते हैं? मिला वायुमंडल कहते हैं। पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने समय ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? पर्वतारोही जब ऊंचे पर्वत पर चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेते हैं? क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है कि जब ऊपर चले जाते हैं तो क्या होता है? अचानक वायुमंडल समाप्त हो जाता है और हवा, ऑक्सीजन का प्रेशर धीरे धीरे कमता चला जाता है। तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन जब समाप्त हो जाता है तो उसे श्वास लेने के लिए हवा की जरूरत है। और हवा की जब जरूरत है तो ऊपर तो हवा समाप्त हो जाता है धीरे 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 करते हुए। तो इससे क्या होता है कि उसे श्वास लेने में वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से श्वास ले सकता है। गोताखोर जब भी समुद्र की गहराई तक जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों क्यों ले जाते हैं? गोताखोर जब भी समुद्र की गहराई के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अंदर जाने के बाद उसे श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि वो जो श्वास लेने में प्रॉब्लम हो समस्या होती है, और इसी श्वास लेने में समस्या के लिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं जिससे वो श्वास ले पाते हैं। जिन रोगियों को श्वास लेने में कठिनाई होती है उन्हें ऑक्सीजन क्यों दी जाती है? तो जिन्हें श्वास लेने में कठिनाई होती है उन्हें ऑक्सीजन इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है। जब आपकी साइकिल ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं ट्यूब पिचक गई। ट्यूब के ठीक करने के बाद जब ट्यूब में वायु भर जाती तब ट्यूब बैठे भी तो ट्यूब नहीं पचकती पर थोड़ा दब जाती है। वास्तव में वायु ट्यूब के अंदर के पर दबाव डालती है तो जो आपके भार तथा साइकिल के भार के दाब से ज़्यादा होता है। यही यही कारण है कि ट्यूब नहीं पिचकती। अब ट्यूब से थोड़ा वायु निकालने तथा साइकिल पर बैठकर देखें, क्या ट्यूब थोड़ी पिचक गई? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कहा जा रहा है कि अब जब साइकिल में हवा भरा हुआ रहता है तो उससे जब आप दाबिएगा या उस पर बैठेगा तो नहीं पिचकता। तो नहीं क्यों पिचकता है? नहीं पिचकता क्योंकि हवा भी टायर पे बल लगाती है। हवा भी टायर पर जोर लगाती है, ट्यूब पर जोर लगाती है। और लेकिन जैसे ही आप ट्यूब को या टायर को हल्का सा उससे हवा निकाल देता है तो वो दबने लगता है। इससे कहने का मतलब है कि हवा में दाब भी होता है। एक प्लास्टिक की खाली बोतल लीजिए, इसके ढक्कन लगाकर बोतल को मोड़ने का प्रयास कीजिए, फिर बोतल को ढक्कन खोलकर बोतल मोड़ने का प्रयास कीजिए। दोनों दोनों में आपने क्या अनुभव? अनुमान लगा कि ऐसा क्यों होता है? जब आप जैसे देखिए, आप जब बोतल है, बोतल में आप ढक्कन लगा करके बोतल को मोड़ने का प्रयास कीजिएगा तो बोतल मोड़ने में परेशानी होती है। क्योंकि ये बोतल को जब ढक्कन लगा करके आप मोड़ते हैं तो क्या होता है कि बोतल में पहले से हवा भरा हुआ था, हवा क्या लगाता? दबाव लगाता। और हवा को विपरीत दिशा में आप दबाव लगाते हैं तो आपको कठिनाई महसूस होती है। लेकिन यही जब हवा में
पहले से हवा यदि खुला रहता तो उससे आप आसानी से मोड़ पाते हैं, क्योंकि उसमें जब हवा मतलब उसका बोतल का जब ढक्कन खुला हुआ रहता है तो उससे जब आप मोड़ते हैं तो उससे हवा बाहर निकल जाती है, और इसमें हवा बाहर नहीं निकल पाती। वायु किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, यानी 18वीं शताब्दी कहने का मतलब हुआ कि जब पहले वायु के बारे में लोगों को जानकारी कम थी, तो वो लोग जानते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, वायु मतलब एक पदार्थ है। प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। पहले लोग सोचते थे कि वायु एक ही है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चला प्रयोग से कि वायु ढेर सारे गैसों का मिश्रण है। यह मिश्रण का प्रकार है। आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाइए, अब इसमें क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में पता लगाना है। एक गिलास में पानी लीजिए, इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालकर ढक दीजिए। कुछ समय के पश्चात गिलास के बाहरी सतह पर अवलोकन करें। गिलास के बाहरी सतह पर आपने क्या देखा? बाहरी सतह पर पानी के छोटे छोटे बूंदे दिखाई पड़ते। क्या बता सकते हैं ये बूंद कहाँ से आई? जब आप ठंडा गिलास में पानी डालते हैं और बर्फ डालते हैं तो क्या होता है कि जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि आपको देखते हैं मतलब कि शीशे के बगल में हल्का हल्का बिंदु मतलब कि पानी का छींटा रहता है। ये छींटा क्यों रहता है? ये ऐसा ही इसलिए होता है कि वायु में जल पहले से जल वाष्प विद्यमान रहती है। जल वाष्प विद्यमान रहने का मतलब है कि वायु से जो वाष्प बनता है यानी भाप जो पहले से वायु में उपस्थित होती है, और जब उपस्थित होने के बाद क्या होता है, लेकिन जब वो ठंडा के संपर्क में आती है तो अचानक वो ठंडा के कारण वो जल में बदल जाती है, और वही जल जो होता है वो गिलास पे लगा हुआ रहता है। गिलास के बाहरी सतह पर आपने क्या क्या देखा? बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंद दिखाई देते। क्या आप बता सकते हैं कि बूंद कहाँ से आई? वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। वायु में जलवाष्प कैसा होता है? विद्यमान होता है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आता है तो उसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी जल वाष्प होना हम लोग के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जल वाष्प के कारण ही बादल बनता है, फिर बादल से फिर बारिश होता है। ऑक्सीजन। अपने शिक्षक की उपस्थिति में दो उथले पात्रों में दो समान आकार का मोमबत्ती के बीच लगा दीजिए। अब पात्रों में इतनी पानी डाल दीजिए। अब मोमबत्ती जलाइए तथा चित्र 17.5 में के अनुसार प्रत्येक मोमबत्ती के ऊपर गिलास उलट कर रख दीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्ती और गिलास के अंदर पानी का सतह में क्या परिवर्तन हुआ। क्या मोमबत्ती जलती रही या बुझ जाती है? यदि बुझती है तो कौन पहले बुझती है? मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण संभव है।